तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज है संडे और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की एक महत्वपूर्ण टेबल जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टेबल से बहुत सारी परीक्षाओं में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो आपकी 12th की जो एनसीईआरटी है उसके पेज नंबर 51 पे एक टेबल है और उसका 4वां चैप्टर है खरपतवार के नाम से। आप 12th की एनसीईआरटी के चौथे चैप्टर हैं और उसका पेज नंबर है 51। वहाँ पे जाके आप इस टेबल को देख सकते हैं और मैं आपको इस टेबल के बाद में ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में सीधे आ चुके हैं। और इस टॉपिक का जो हेडिंग दे रखा है वो हेडिंग है रासायनिक विधियों की सीमाएं। मतलब जो शाकनाशी हैं उसकी कितनी मात्रा कौन सी फसल में प्रयोग करते हैं और कब करते हैं, ऐसा एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके इससे सुपरवाइजर 2013 और 18 में भी एक दो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इस टेबल को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शाकनाशी शाकनाशी यानी हर्बिसाइड। तो शाकनाशी होते क्या है, इनको रसायन भी बोलते हैं, शाकनाशी बोलते हैं, हर्बिसाइड बोलते हैं। तो होते क्या है, ऐसे रसायन जिनका उपयोग जो कृषि क्षेत्र होता है ना उसमें अवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एनसीईआरटी में एक स्पेशल पॉइंट दे रखा है। उस स्पेशल पॉइंट में क्या लिखा हुआ है ये भी हम बात करते हैं कि जो आपके जो रसायन होते हैं, रसायन, इन रसायनों का जो प्रयोग हुआ था वो सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 के बाद शुरू हुआ था और उसमें भी आपका 2,4-D और MCPA अस्तित्व में आया था उस टाइम। उसके बाद बात करते हैं मोटा मोटा जो क्लासिफिकेशन का हर्बिसाइड है उसके बारे में। क्लासिफिकेशन का जो हर्बिसाइड है वो 3 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला आता है सेलेक्टिव हर्बिसाइड और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ये जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है यहाँ से अभी 2024 वाले सुपरवाइजर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन कौन से होते हैं? 2,4-D और 2,4-D का ट्रेड नेम क्या होता है? वीड वार या प्लांट गार्ड। उसके बाद नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में डाइक्वाट आता है, पैराक्वाट है, ग्लाइकोपोसेट है। डाइक्वाट का जो ट्रेड नेम होता है वो होता है रेगलोन। क्या होता है? रेगलोन। और पैराक्वाट का होता है ग्रामेक्सोन। और ग्लाइकोपोसेट का होता है राउंड अप। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है, 2 प्रकार के होते हैं, सोइल एक्टिव हर्बिसाइड और फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड। अब ये जो सोइल एक्टिव हर्बिसाइड है इनका मृदा में जो प्रभाव होता है वो 4 से 6 सप्ताह यानी कि 1 से 1.5 माह तक होता है। इसमें एट्राजीन, एलाक्लोर, पेंडिमेथिलीन और फ्लूक्लोरोलीन। इनके ट्रेड नेम की बात करते हैं। एट्राजीन का ट्रेड नेम होता है एट्राट्रेप। क्या होता है? एट्राट्रेप। एलाक्लोर जो कि आपको पता होगा इसका ट्रेड नेम होता है लासो। पेंडेमेथिलीन का क्या होता है? स्टॉम्प, STOMP, स्टॉम्प। और फ्लूक्लोरोलीन का होता है बासालीन या इसको वेसालीन। एग्जाम में जैसा है वैसा आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। फिर आता है पोलियज एक्टिव हर्बिसाइड। इसमें 2,4-D आइसोप्रोटेरोन जो होता है वो आपका गेहूं सा यानी गेहूं का मामा फेलेरिस माइनर यानी गुल्ली डंडा जो होता है उसके प्रतिरोधी होता ही है। और आपके गेहूंसा की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नाम होता है वो फेलेरिस माइनर होता है। इसको गेहूं का मामा बोलते हैं, गुल्ली डंडा बोलते हैं। और इसमें जो जड़ें होती है वो गुलाबी रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? गुलाबी रंग की। और इसमें जो ओरिकल होता है वो अनुपस्थित होता है। इसकी अगर पहचान करनी है तो ओरिकल अनुपस्थित होता है। और इसका जो बीज का रंग होता है वो काला होता है। और इसका टेस्ट वेट कितना होता है? 2 ग्राम। जबकि आपके गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है वो अगर आप प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में करके बताएं कि गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड अपन ने 2 तरीके से देखा, एक सेलेक्टिव और एक नॉन सेलेक्टिव। अब सेलेक्टिव होते हैं उसमें 2,4-D, अपन ने 2,4-D का नाम पढ़ा, ट्रेड नेम वीडवार या प्लांट गार्ड। फिर आता है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड में डाइक्वाट जिसका
ट्रेड नेम है रेगलोन, पैराक्वाट यानी ग्रामोक्सोन और ग्लाइकोपोसेट यानी राउंडअप। अब ये जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं ना, ये आकर्षित क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकर्षित क्षेत्रों में कौन से हर्बिसाइड उपयोग किए जाते हैं, तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। उसके बाद अपन ने दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ा सॉइल एक्टिव और फोलिएज एक्टिव। सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड का जो मृदा में प्रभाव होता है वो 4 से 6 सप्ताह बाद तक होता है, मतलब 1 से 1.5 माह। इसमें एट्राजीन, एलाक्लोर, पेंडामेथिलीन, फ्लूक्लोरेलिन और फोलिएज एक्टिव हर्बिसाइड जो दूसरा नंबर का उसमें 2,4-D, आइसोप्रोटेरोन, और अपन ने आइसोप्रोटेरोन के बारे में बात कर ली थी। और आइसोप्रोटेरोन का जो ट्रेड नेम होता है ना, वो होता है एरेलोन। क्या होता है? एरेलोन। उसके बाद आता है फिनोक्साडेन, सल्फोसल्फ्यूरोन। सल्फोसल्फ्यूरोन का जो ट्रेड नेम होता है वो होता है लीडर। आप इसको आराम से ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्या होता है? ट्रेड नेम क्या होता है? लीडर। फिर उसके बाद आता है पैराक्वाट और एक होता है ग्लाइकोपोसेट। पैराक्वाट का अपन ने देख ही लिया था, आप पैराक्वाट का याद रख सकते हैं पी से पैराक्वाट और जी से ग्रामोक्सोन। उसके बाद आता है ग्लाइकोपोसेट। अब ग्लाइकोपोसेट का क्या होता है? ग्लाइकोपोसेट का जो ट्रेड नेम होता है वो होता है राउंडअप। क्या होता है? राउंडअप। दोस्तों ये जो ट्रेड नेम है वो पूछे जाते हैं। और तीसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो है एक कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और एक ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। और सुपरवाइजर जो 2024 का जो 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम होता उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है यानी संपर्क शाकनाशी, और एक होता है ट्रांसलोकेटेड मतलब स्थानांतरित शाकनाशी। तो कॉन्टैक्ट में तो पैराक्वाट और डाइक्वाट, डीपी, डाइक्वाट और पैराक्वाट। पैराक्वाट का ट्रेड नेम क्या होता है? ग्रामोक्सोन, और डाइक्वाट का क्या होता है? रेगलोन। उसके बाद आता है ट्रांसलोकेटेड यानी स्थानांतरित शाकनाशी। उसमें 2,4-D, आपके 2,4-D, आइसोप्रोटेरोन और ग्लाइकोपोसेट। ठीक है, अब हम इस टेबल की बात करेंगे। तो इस टेबल की बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, और कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो ये जो टेबल है इसमें 4 कॉलम दे रखे हैं। पहला है शाकनाशी फसल यानी कौन सी फसल और सामान्य उपयोग यानी कौन सी फसल में करते हैं और सामान्य उपयोग कैसे करते हैं। मात्रा, आपको इसकी मात्रा का जो यूनिट है वो ध्यान रखना है, सक्रिय तत्व किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और समय मतलब कौन से शाकनाशी का उपयोग किस समय करना चाहिए। पहला आता है 2,4-D, 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 2,4-D को इसने लिख रखा है इथाइल एस्टर। आपके 2,4-D का जो 2,4-D का जो उपयोग है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होता है। अब 2,4-D का कौन सी फसल में उपयोग करते हैं? गेहूं में। इसकी सक्रिय मात्रा कौन सी है? 0.50। और बुआई का समय क्या है? बुआई के 30 से दिन बाद इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद एलाक्लोर, ट्रेड नेम लासो, जिसका उपयोग सोयाबीन में, मक्का में। और इसकी मात्रा कितनी लेते हैं? 2.0 से 2.5। और इसका समय कब होता है प्रयोग करने का? रोपाई से 7 दिन बाद। एट्राजीन का उपयोग करते हैं गन्ना और मक्का में। पूछा जाता है, मक्का में इम्पोर्टेंट है, तो कब करते हैं? मक्का में। उसके बाद है कितनी मात्रा लेते हैं? तो इसकी मात्रा लेते हैं 0.50। और इसका प्रयोग का जो समय क्या होता है? अंकुरण पूर्व यानी अंकुरण से पहले। फिर होता है ब्यूटाक्लोर का उपयोग करते हैं धान में, मात्रा 1.0 से 1.5 और रोपाई से 3 से 7 दिवस में। फिर आता है क्लोमाजोन, जिसका उपयोग करते हैं सोयाबीन में, मात्रा 1.0 से 1.5 अंकुरण पूर्व। फिर होता है डायूरोन, जिसका उपयोग करते हैं कपास में। आप
एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो हाल ही में जो टर्मिनेटर तकनीक है उसका संबंध किससे है? कपास से। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि टर्मिनेटर तकनीक का संबंध किस फसल से है? तो कपास से है। कौन सी फसल से है? कपास से है। इसकी जो मात्रा होती है वो 0.50 से 1.5 अंकुरण पूर्व। फिर आता है फ्लूक्लोरेलिन जिसका ट्रेड नेम है बासालीन या वैसालीन। इसका उपयोग करते हैं तिलहन और दलहन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इस वीडियो के जो एंड में अपन बात करेंगे कि कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। इसकी मात्रा है 0.75 से 1 बुआई पूर्व मृदा में मिलाकर। बुआई से पहले इसको मृदा में मिला दिया जाता है। फिर आता है ग्लाइकोपोसेट जो आकर्षित क्षेत्र यानी कुल वनस्पति, संपूर्ण वनस्पति को नष्ट करने के लिए, अगर आप इसका प्रयोग जैसे कोई भी खरपतवार है या फसल में करते हैं तो संपूर्ण वनस्पति नष्ट हो जाती है। इसके 0.3% का घोल। और खरपतवार के अंकुरण उपरांत इमेजेथाई पर इसका उपयोग सोयाबीन में, मूंगफली, उड़द और मूंग यानी मोटा मोटा दलहनी फसलों में। इसकी मात्रा लेते हैं 0.10 बुआई के 15 से 20 दिन बाद। फिर होता है आइसोप्रोटेरोन और आइसोप्रोटेरोन का ट्रेड नेम क्या होता है? एरेलोन। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो शाकनाशी है उनके ट्रेड नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आजकल जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा अलग हो गया है, तो आप थोड़ा अब पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा मतलब बदल दीजिए। अभी हाल ही में 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि इक्रिसेट की स्थापना कब हुई। अब आपने इक्रिसेट रटा होगा 1972, लेकिन वहाँ पे दोस्तों पूरी डेट पूछी गई कि कौन सी डेट, कौन सा महीना और कौन सा ईयर। तो इक्रिसेट की स्थापना हुई थी 11 अक्टूबर 1972। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इक्रिसेट की स्थापना कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1972। अपन कहाँ पर पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे आइसोप्रोटेरोन जिसका उपयोग करते हैं गेहूं में, मेनली गेहूं में इसका उपयोग करते हैं। कौन सी फसल में उपयोग करते हैं? गेहूं में। और घासीय खरपतवार हेतु, ठीक है, इसकी मात्रा है 0.75 से 1 बुआई के 30 से 35 दिन बाद। फिर आता है मेटालाक्लोर जिसका उपयोग करते हैं तिलहन यानी तेल वाली फसलों में और दलहन यानी दाल वाली फसलों में। मात्रा 0.75 से 1 अंकुरण पूर्व इसका उपयोग करते हैं। मेट्रीब्यूजिन जिसका उपयोग सोयाबीन और टमाटर में करते हैं। 0.25 से 0.30 इसकी मात्रा लेते हैं अंकुरण पूर्व यानी बुआई के 15 से 20 दिन बाद। फिर आता है मेड सल्फ्यूरोन का उपयोग किस में करते हैं? गेहूं में। गेहूं में भी चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के लिए, ठीक है। और आपके इसकी मात्रा कितनी लेती है? 0.002 से 0.004%। और प्रयोग कब करते हैं? प्रयोग का समय क्या है? बुआई से 30 से 35 दिन बाद। ऑक्सीफ्लोरोफेन इसका उपयोग कौन सी फसल में करते हैं? आलू में। मात्रा 0.15% और अंकुरण पूर्व यानी अंकुरण से पहले। फिर आता है पैराक्वाट। अब पैराक्वाट अपन ने बात कर ली थी, कौन सा है पैराक्वाट? कौन सा है? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड यानी संपर्क शाकनाशी। कौन सा है? संपर्क शाकनाशी या नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो इसका प्रयोग आकर्षित क्षेत्र, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आकर्षित क्षेत्रों में कौन सा शाकनाशी प्रयुक्त किया जाता है। मात्रा 0.1 से 0.2%। ये मात्रा आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खरपतवार अंकुरण उपरांत और होता है पेंडिमेथिलीन। और आपकी जो पेंडिमेथिलीन का जो ट्रेड नेम होता है वो होता है स्टॉम्प। क्या होता है? स्टॉम्प। अब पेंडिमेथिलीन का जो ट्रेड नेम होता है वो होता है स्टॉम्प। और इसकी मात्रा लेते हैं 0.75 से 1 अंकुरण पूर्व यानी अंकुरण से पहले। फिर होता है सल्फोसल्फ्यूरोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके कौन सी फसल में? गेहूं में यानी घासीय खरपतवार। और मात्रा कितनी लेते हैं? 0.025 से 0.030 बुआई से
30 से 35 दिन बाद इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जो आपका 12वीं की बुक है NCERT, उसके पेज नंबर 51 पे एक टेबल है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है खरपतवार, और वहाँ पे एक टेबल है रासायनिक विधियों की सीमाएं। और इस टेबल में आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब अपन एक NCERT के जो पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कैसे किस टाइप के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से किस शाकनाशी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। मतलब ऐसा कौन सा शाकनाशी है जिसका उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। तो सर्वप्रथम किसका हुआ था? टोफोडी। कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद 2,4-D। कौन कौन से? एक तो 2,4-D और एक MCPA। कौन से? MCPA। ये दोनों अस्तित्व में आए थे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, NCERT का क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में छप सकता है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शाकनाशी सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सोयाबीन में कौन सा जो शाकनाशी हैं वो खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों खरपतवार क्या होता है? फसलों में जो अवांछित पौधे उग जाते हैं अपन उनको ही खरपतवार बोलते हैं। तो किसका उपयोग है सोयाबीन में? तो इसका आंसर हो जाएगा इमेजिथाइपर। आप लोग टेबल में देख सकते हैं इमेजिथाइपर, ये रहा आपका इमेजिथाइपर और ये रहा आपका इमेजिथाइपर और ये रहा सोयाबीन। आप इस चीज़ को ध्यान रखें और आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें, गेहूं का प्रयोग किस में करते हैं? सल्फोसल्फ्यूरोन। दोस्तों इसके बाद अपन देखते हैं जो सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन पूछे गए कि चने में खरपतवार नियंत्रण हेतु सबसे उपयुक्त रसायन है। ये आपके जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ था उसमें एग्ज़ाम पूछा गया, ओल्ड PYQ है। पहला ऑप्शन है एट्राजीन 0.5 किलो से 0.5 किलो प्रति हेक्टेयर, 2,4-D 0.75 और किलो प्रति हेक्टेयर, फ्लूक्लोरीन 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सीमाजीन 0.5 किलो प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, अपन पूछ रहा है ये कि चने में, तो चना कौन सी फसल है? चना कौन सी फसल है? चना फसल है आपकी दलहनी फसल, जिसको दलहनी फसल का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलहनी फसलों का राजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा फ्लूक्लोरेलिन। क्या हो जाएगा? फ्लूक्लोरीन। आप लोग ध्यान रखिए एट्राजीन। अब एट्राजीन का प्रयोग किस में करते हैं? अपन ने टेबल में पढ़ा मक्का और गन्ने में। उसके बाद आता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद 2,4-D का प्रयोग किस में करते हैं? आपके गेहूं में, तो ये भी नहीं होगा। फ्लूक्लोरीन का किस में करते हैं? आपके तिलहन और दलहन, जिसमें आपको इसने पूछा है कि चना, तो चना कौन सी फसल है? दलहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लूक्लोरेलिन और मात्रा कितनी? 0.75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में इस टेबल से प्रश्न किस तरह के पूछे गए हैं। फिर है कि गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरोन की प्रयोग दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरोन की प्रयोग दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा लेते हैं। अब पहला प्रश्न तो यही बन गया कि सल्फोसल्फ्यूरोन का उपयोग कौन सी फसल में करते हैं। तो गेहूं में। आप टेबल के सबसे एंड के कॉलम में देखें जहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रखी है और मात्रा दे रखी है 0.025 से 0.0030
0.030, 0.030 कितनी मात्रा 0.25 से 0.030। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 20 से 40। वहाँ पे मात्रा है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और इसने मात्रा पूछी है ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अपन ने टेबल में किस किस टाइप से पढ़ा है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और इसने क्वेश्चन पूछा है ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये जो किलोग्राम है वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 20 से 40। तो दोस्तों ये था अपना आज का टॉपिक, और अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप एक ट्रिक ध्यान रखिए। तो क्या ट्रिक ध्यान रखेंगे आप MAP आप इसको बोल सकते हैं मैप। क्या बोल सकते हैं, मैप। ठीक है। और मात्रा कितनी है 0.75 से 1। मतलब कौन सा शाकनाशी है और उसकी कितनी मात्रा है। तो अपन इसमें इसका मतलब हो जाएगा, एम का मतलब मेटाक्लोर, आइसोप्रोटिरोन, पेंडिमेथिलीन और फ्लूक्लोरोलीन। क्या हो जाएगा, मेटाक्लोर, आइसोप्रोटिरोन, पेंडिमेथिलीन और फ्लूक्लोरेलिन। इनकी मात्रा कितनी प्रयुक्त होती है 0.5 से 1। तो धन्यवाद दोस्तों। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आप निरंतर पढ़ें। आपको एक दिन आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।